ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के गद्य खंड का पहला पाठ दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय को जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की बहुत सी कृतियाँ हैं, जिसमें से प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8वें भाग में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है और उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दो बैलों की कथा को पाठ पढ़ने जाएंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए जाएंगे, जिन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों ने जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना है, तो उसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु वो कभी कभी अकड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण उसका स्थान गधे में से कुछ ऊपर है। इस तरीके से प्रेमचंद जी ने अपना हिंदू भाई को अफ्रीका में जाकर के उनकी क्या स्थिति है, वो गधे के समान उनकी तुलना करके बताए हैं। झूरी काछी के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे।
एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्त में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इस तरीके से प्रेमचंद ने बताया है कि जिस तरीके से मनुष्य घनिष्ठ मित्र होने पर एक दूसरे को प्यार भी करता है और एक दूसरे से थोड़ा हंसी मजाक में मारपीट भी कर लेता है, उसी तरीके से ये झूरी और झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती, वो दोनों आपस में एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम भाव प्रकट करते थे। उसके साथ ही साथ अपना सींग एक दूसरे से लड़ा करके थोड़ा अपनी घनिष्ठता का अनुमान यहाँ पे लोगों को जताते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त पर एक ही यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी दोनों की मित्रता सिर्फ एक दूसरे को दोस्ती तक ही नहीं, बल्कि यहाँ तक उनकी चेष्टा रहती थी कि किसी एक के ऊपर ज़्यादा भार न पड़े, इसलिए दोनों अपने अपने पर ज़्यादा भार लेने की कोशिश करते थे। एक ही साथ अपना खाना खाते थे और एक ही साथ बैठते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम इन गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? यानी कि यहाँ पर प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि दोनों गाय झूरी से इतना लगाव था दोनों बैलों का कि वो कहते थे कि हमें जो भी तुम दोगे दाने चारे में कोई भी कमी करो चाहे कम हो, हम कभी शिकायत नहीं किए, और तुम कहते तो हम और भी काम हमसे ले सकते थे, लेकिन फिर हमें तुम बेच क्यों दिए और दूसरे के हाथ क्यों दे दिए। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी और एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जब झूरी के दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया गया तो बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है और उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वो पीछे के बल भागते। गया के घर नई जगह, नई लोग उनसे अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे को तोड़कर प्रातःकाल वापस झूरी के पास आ गए। अब आगे यहाँ पर झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों बैलों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव यानी जिससे बैलों को बांधा गया था रस्सी, वो गराव। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।
गांव और घर के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिपाद करने का किसी को साहस न हुआ। यानी सही में यहाँ पे प्रेमचंद बता रहे हैं कि वो दोनों बैल की ऐसे गुण थे जिससे कि दोनों बैल न लग करके एक किसी जन्म के आदमी के रूप में प्रतीत होते थे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर वह यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही कहोगे। यानी कि दोनों बैलों को घर आ जाने से झूरी की पत्नी बहुत ही नाराज रही और जिसकी वजह से उसने बैलों को सूखा भूसा खाने को दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। यानी कि जब झूरी ने गया ने इस तरीके से दोनों बैलों को सताया और फिर उसके बाद दोनों को खेत में जोतने के लिए सुबह लेकर के जाने लगा, तो फिर उसने हीरा के नाक पर जब डंडे मारे तो मोती को गुस्सा आया और उसने उसका सब कुछ, रस्सी, जुआ और जोत सब कुछ तोड़ दिया। हीरा के मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा।